प्रिय विद्यार्थियों, कल के व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि किस तरह से संधियों का पालन करवाने के लिए कुछ सिद्धांतों का प्रचलन में आना और इन सिद्धांतों के अलावा भी कुछ ऐसे सामान्य बातें हैं जिनके कारण संधियों का राज्यों के द्वारा पालन किया जाता है। इसी व्याख्यान को हम कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे कि संधियों की व्याख्या की आवश्यकता क्यों है। और जैसा कि आपको पता है कि एमए फाइनल में 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून चलता है और इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत संधियां बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इन संधियों की व्याख्या की आवश्यकता क्यों होती है, आज हमारा यही टॉपिक रहेगा। तो वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में संधियों की व्याख्या के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, किंतु ग्रोशियस से अब तक के लेखकों ने संधियों की व्याख्या के विषय में राज्यों को निर्देश देने के लिए नियम विकसित कर लिए। संधियों की व्याख्या इसलिए की जाती है ताकि संधिकर्ता पक्षों के वास्तविक अभिप्रायों तक पहुंचा जा सके। संधि के पक्षों का अभिप्राय स्वयं संधि की शर्तों के आधार पर जाना जा सकता है। हालांकि ये शर्तें स्पष्ट और विशेष होती हैं तो उनके विपरीत किसी अभिप्राय को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो संधियों की व्याख्या के संबंध में भी विवाद विभिन्न राज्यों के बीच में हमें समय समय पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोई निश्चित नियम नहीं है। फिर भी ग्रोशियस ने जो संधि की व्याख्या के विषय में राज्यों को कुछ निर्देश देने के लिए नियम विकसित कर लिए हैं, उसके आधार पर काफ़ी कुछ मतभेदों को दूर करने में सहायता भी मिलती है। संधि की व्याख्या से संबंधित कुछ पद्धतियां हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहली पद्धति है वो यह तय करती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि पहली पद्धति है कि इस बात को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शरण ली जा सकती है। स्टार्क का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अधिकांश संधियों की व्याख्या की जाती है और ये सही भी है, उचित भी है। दूसरा प्रकार हम कह सकते हैं कि संधि की व्याख्या करने के लिए तत्कालीन प्रमुख विधिवेताओं की बैठक भी बुलाई जा सकती है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय कानून का ज्ञान होता है या जो विशेषज्ञ होते हैं, जो पारंगत होते हैं अपने विषय के, संधियों के बारे में जिन्हें पूर्ण विशेषज्ञता हासिल होती है, ऐसे विधिवेताओं की बैठक भी बुलाई जा सकती है यदि संधि को लेकर किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न हो। तीसरा तरीका यह भी हो सकता है कि अनेक संधि संबंधी सम्मेलनों में संधि की व्याख्या करने के लिए एक प्रोटोकॉल की भी स्थापना कर दी जाती है। इस प्रोटोकॉल का यह कर्तव्य होता है कि जब कभी संधि की किसी धारा की व्याख्या के विषय में संधिकर्ता देशों में कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो प्रोटोकॉल उसकी सही व्याख्या करता है और यह व्याख्या दोनों ही पक्ष को मान्य होती है। तो वैसे संधि की व्याख्या करते हुए सामान्यतः संविदा की व्याख्या वाले नियमों का अनुसरण किया जाता है और ग्रोशियस ने इनकी व्याख्या में दोनों पक्षों के संधि के इरादों को भी महत्व दिया है। स्टार्क और ओपनहाइम ने भी संधियों की व्याख्या के कुछ नियम बताए हैं जो इस तरह से हैं, जैसे संधियों की व्याकरणीय व्याख्या तथा संधिकर्ता पक्षों की भावना भी देखी जानी चाहिए। यदि व्याकरण संबंधी दोष के कारण संधि की व्याख्या करने में कुछ अंतर हो जाता है तो संधिकर्ता उस संधि की अवहेलना कर सकता है। अतः संधि करते समय संधिकर्ता पक्षों के इरादों पर भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि निहित इरादे के अनुसार संधि की जाएगी तो वह सफल नहीं होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि संधि करते समय दोनों पक्षों के इरादे स्पष्ट होने चाहिए, अंतर्निहित नहीं होने चाहिए। फिर है संधि का उद्देश्य और संदर्भ भी स्पष्ट होना चाहिए। यदि संधि की व्याख्या करने में कुछ संदेह उपस्थित हो तो उसकी व्याख्या संधि के उद्देश्य और संदर्भ पर विचार करके भी की जा सकती है और कई बार यही विवेक और संधि की स्थिरता पर भी निर्भर करता है। तो संधि के शब्दों में विभिन्नता हो सकती है,
कभी कभी उन शब्दों के अनेक अर्थ भी निकल जाते हैं। अतः व्याख्या करते समय बड़े विवेक की आवश्यकता होती है और विवेक के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि संधि को स्थायित्व प्रदान किए जाए ताकि संधि स्थिर रह सके। फिर संधि की प्रभावशीलता कितनी है? स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस बात पर जोर भी दिया कि प्रत्येक संधि की व्याख्या करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि संधि की शर्त प्रभावशाली व उपयोगी सिद्ध हो। भारी विषयों की शरण लेना भी अपने आप में एक तरीका है। साधारणतः संधि की व्याख्या करते समय उसके शब्दों को अधिक महत्व दिया जाता है। यदि शब्दों की व्याख्या में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है तो निम्नलिखित भारी विषयों की सहायता ली जाती है निम्न प्रकार से, जैसे संधि से संबंधित ऐतिहासिक परंपरा क्या रही है। वर्तमान में यह देखा जाता है कि ये जो संधि इस तरह की जाती है उसमें किस तरह से निभाया गया या परंपराओं के आधार पर भी निर्णय लिया जाता है, और संधि का प्रारूप और संधि सम्मेलन का वाद विवाद भी इसमें मायने रखता है। फिर है निश्चितता। यदि संधि की शर्तें स्पष्ट और निश्चित होती है तो किसी बाहरी विषय की शरण लेने की आवश्यकता ही नहीं होती, तो उस दशा में संधि स्वतः मान्य समझी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि संधि जब की जाती है दो या दो से अधिक राज्यों के द्वारा तो उसकी शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, और ऐसा करने से फिर संधि स्वतः ही मान्य समझी जाती है। 1901 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में पनामा नहर के विषय में जो समझौता हुआ था उसमें यह तय किया गया कि इन नियमों का पालन करने वाले सब राष्ट्रों के व्यापारिक और लड़ाकू जहाज़ों के लिए समानता के आधार पर खुली रहेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह दावा था कि नहर का निर्माता और स्वामी होने के कारण अब वह सब राष्ट्रों में नहीं आता। ब्रिटेन का कहना था कि संधि के शब्द स्पष्ट और निश्चित है, इसलिए उसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर कई बार संधि की शाब्दिक व्याख्या के बारे में भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। तो संधि के उद्देश्यों के विरोध में होने पर उसकी शाब्दिक व्याख्या पर अधिक जोर दिया जाता है। इस बात का उदाहरण यूट्रेक्ट की संधि कही जा सकती है, जिसमें कहा गया कि डंकर्क का बंदरगाह और डंकर्क की किलेबंदियों को नष्ट किया जाए और फिर उन्हें न बनाया जाए। संधि की शर्तों के अनुसार फ्रांस ने ऐसा ही किया, परंतु इससे 3 मील की दूरी पर एक नवीन बंदरगाह बनाना आरंभ कर दिया और एक नवीन किला बनाना भी आरंभ कर दिया। ब्रिटेन ने घोर विरोध भी किया। इस पर फ्रांस ने संधि के शब्दों की ओर ब्रिटेन का ध्यान दिलाया और ब्रिटेन ने फ्रांस से ये कहा कि वह नवीन बंदरगाह न बनाए। अंत में फ्रांस को ब्रिटेन की बात भी माननी पड़ी। तो इस तरह से संधि की शाब्दिक व्याख्या भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत मायने रखती है। फिर है व्याख्या की उदारता, एक मुख्य बिंदु कहा जाता है। सन 1933 के फैक्टर विरुद्ध लोबनहाइमर वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा कि यदि एक संधि की 2 व्याख्याएं भली प्रकार से हो सकती हैं और एक व्याख्या संधि के अधिकारों को नियंत्रित करती है, तो अधिक उदारतापूर्ण की गई व्याख्या को ही स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी इस विषय में न्यायालय ने दोनों देशों की प्रत्यर्पण संधि की अधिक उदार व्याख्या को स्वीकार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि यदि संधि की 2 व्याख्याएं हो सकती है तो अधिक उदार व्याख्या कौन सी है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। फिर है स्थानीय प्रयोग। इसका अभिप्राय यह है कि जिस देश में लागू की जानी चाहिए वहाँ के स्थानीय प्रयोग संबंधी व्याख्या को उचित माना जाता है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण 1866 की इटली और ऑस्ट्रिया के बीच हुई संधि है। इस संधि में हस्तांतरित प्रांतों के निवासियों को उनके प्रदेश या प्रदेशों से हटाने की जो व्यवस्था की गई थी उसमें यह स्पष्ट होता है
निवासी शब्द का अर्थ ऑस्ट्रिया और इटली के भाषाओं में भिन्न था। यह व्यवस्था ऑस्ट्रिया पर कार्यान्वित होती थी, अर्थात यह ऑस्ट्रिया का स्थानीय विषय था, इसलिए ऑस्ट्रिया ने इसे स्वीकार किया और उसी के अनुसार कार्यवाही की गई थी। फिर इसमें एक आता है समष्टि का सिद्धांत। संधि की व्याख्या करने में समष्टि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सन 1937 में बेल्जियम और हॉलैंड के बीच सन 1863 में हुई संधि पर विचार करते हुए यह कहा था कि इस संधि द्वारा उत्पन्न की गई शासन व्यवस्था इस संधि की समस्त व्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ संबंध करने का परिणाम है। इसकी कुछ व्यवस्थाओं को अन्य व्यवस्थाओं से पृथक करके उन पर विचार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि सब बातों पर विचार करते हुए संधि की शर्तों पर विचार करना आवश्यक होता है। फिर है व्याकरण संबंधी व्याख्या। तो संधि में जहाँ व्याकरणीय विभेद उत्पन्न हो जाता है उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अगला है न्याय। यदि संधि की किसी धारा का उद्देश्य न्याय प्रदान करना है तो संधि की शर्तों की व्याख्या संकुचित नहीं होनी चाहिए। प्रयोजन। संधि की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए जिससे कि उसके प्रयोजन तथा उद्देश्य का विकास हो। फिर है निष्कपट व्याख्या। तो संधि की जो व्याख्या की जाए वो निष्पक्ष भाव से होनी चाहिए, शुद्ध भाव से होनी जरूरी है। स्वार्जनबर्जर ने संधि की व्याख्या के नियमों को 4 भागों में विभाजित भी किया है। पहले उन्होंने बताया व्याकरणीय व्याख्या, अर्थात संधि के मूल सिद्धांतों की व्याकरणीय व्याख्या होनी चाहिए। दूसरी उन्होंने बताया क्रमबद्ध व्याख्या। यदि संधि की शर्तों के अर्थों में विभिन्नता हो तो उनकी व्याख्या क्रमबद्ध होनी चाहिए, यानी क्रमशः उनकी व्याख्या स्पष्ट होनी चाहिए। और ऐतिहासिक व्याख्या, इसका अभिप्राय जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि संधि के समय की ऐतिहासिक घटनाओं पर भी विचार करना चाहिए और उस समय की जो भी घटनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही उसकी व्याख्या की जानी चाहिए कि कौन से समय में संधि की गई थी और उस समय परिस्थितियां क्या थी। फिर है कार्यवाही संबंधी व्याख्या। तो इसका अर्थ है कि संधि की व्याख्या करते समय इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि किस उद्देश्य के लिए संधि की गई है। तो संधि का उद्देश्य, उसकी व्याकरण संबंधी बातें और उसका उद्देश्य के साथ साथ उसकी क्रमबद्धता और जिस समय में संधि की गई थी उस समय की परिस्थितियां क्या थी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही संधियों की व्याख्या की जानी चाहिए और यही उचित भी है और प्रासंगिक भी है। धन्यवाद।